नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में आज बात मॉनसून सत्र की, और मॉनसून सत्र में जिस तरीके से मुद्दे उठे हैं, जिस तरीके से विधेयकों को पारित किया गया और जिन जिन मसलों को लेकर के हंगामा देखने को मिला है, आज इन्हीं तमाम मसलों को लेकर के हम करेंगे पॉलिटिकल पंचायत, क्योंकि इन मसलों का सीधा सरोकार आपसे है। आप जुड़े हुए हैं तमाम इन मसलों से, इसलिए आपको भी जानना होगा, आपको भी समझना होगा कि विधानसभा के अंदर इस मॉनसून सत्र में हुआ क्या क्या। मौजूदा दौर में कृषि कानून का एक मसला पूरे हिंदुस्तान के अंदर छाया हुआ है। खास तौर पर पंजाब और हरियाणा, जो कि कृषि प्रधान प्रदेश हैं, इन दो प्रदेशों में भी कृषि कानून को लेकर के काफी हाई तौबा मची हुई है। विधानसभा के अंदर इस मॉनसून सत्र में कृषि कानून को लेकर के काफी हंगामा देखने को मिला। इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। एक विपक्ष का, एक सत्ता पक्ष का आप तय कर लो कितने लोग बुलवाने हैं। दो लोग तो तय है, अजय सिंह चौटाला और एक बलराज कुंडू जी का। हाँ, बलराज कुंडू। ये दो एक प्रकार से, क्योंकि सरकार को यानी पक्ष में नहीं है, योगीराम से आगे अभय सिंह यादव है, अभय सिंह यादव जी का है। नहीं, वो सत्ता पक्ष के उतने ही लोग सत्ता पक्ष के बोलेंगे। आप नाम दे दो, एक बुलवाओ, दो बुलवाओ, या आप ये फाइनल मान लो जो हुड्डा साहब ने बोला, और उतने ही लोग इधर से बोलेंगे। बाद में मैं उसका जवाब दूंगा। जवाब देने के बाद उसके ऊपर वोटिंग करानी है, वोटिंग कराएंगे। वॉइस वोट से कराना, वॉइस वोट से कराएंगे, उसके बिना नहीं कराएंगे। वोटिंग होगी बाद में। अब आपने सदन की कार्रवाई में भाग लेना है, खुशी से लो, और नहीं लेना है तो स्पीकर साहब जाने, उसमें मेरा कुछ नहीं। और आपको कल भी कहा था, आप चाहे सारी रात रखो, आज रात के 12 बजे तक कंटिन्यू करो, कल सवेरे तक, हमको कोई दिक्कत नहीं है जी। यहां पर चर्चा और वोटिंग के बीच में काफी पेंच फंसा हुआ था। जो एक धन्यवाद प्रस्ताव इस कृषि कानून को लेकर के हरियाणा की सरकार आ रही थी, इस पर चर्चा और इस पर वोटिंग। विपक्ष कह रहा था वोटिंग कराइए। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आपने सुना, मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चर्चा फिर वोटिंग, लेकिन इसको लेकर हंगामा काफी हुआ। अभय चौटाला ने क्या कहा, सुनिए। कोई रेजोल्यूशन जब आता है, अगर तो हो एक मत, सर्वसम्मत, कोई चर्चा की जरूरत नहीं। लेकिन जब प्रत्यक्ष पता है कि उसमें दो अलग अलग राय हैं, और जब दो अलग अलग राय हैं और उसकी सदन में चर्चा ना कराई जाए, तब तक हम ये कहें क्या ठीक है क्या गलत है, ये डेमोक्रेसी के विरोध में है। इसलिए जब वो ये कहते कि हमने चर्चा नहीं करानी, तो चर्चा नहीं करानी तो फिर यहाँ बैठ करके कोई चर्चा करने का अर्थ नहीं है। अब चर्चा होगी, चाहे सुनने वाला एक हो, चाहे दो हो, चाहे नहीं भी होंगे, तो फिर मीडिया और बाकी सब सुनेंगे। लेकिन जो नहीं, मैं तो विधायक हूं तक, विधायक होता मैंने तो कहा है आपको, लेकिन आपने जो कहा है कि जिसको नेम किया मुझे बुलाने में कोई हर्ज नहीं है, जनता तक लेकिन जो एजेंडा है, जो उसके ऊपर फिर अगर वही सीन क्रिएट करने के लिए या सिर्फ पब्लिसिटी, जो मीडिया की पब्लिसिटी लेने के लिए करना, वो हमारी ऐसे थोड़ी होता। नहीं तो फिर बिना विपक्ष के बिना तो आपके इस प्रस्ताव का महत्व भी खत्म हो गया। चलिए, फिर किस चीज का प्रस्ताव है? फिर आपने जब केवल और केवल सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठ के उस पर चर्चा करनी है, चर्चा तो हम करने के लिए तैयार में जरूरत ही नहीं है। नहीं अभय जी, चर्चा तो हम करने के लिए तैयार है। विधानसभा में करने की जरूरत नहीं थी, आप अपनी पार्टी की मीटिंग में कर लेते। अभय जी, चर्चा करने के लिए तो तैयार है हम, पर वो चर्चा करें तब ना। चर्चा तो वो करना नहीं चाहते। बार बार आपको बुलाओ तो सही, एक बार आपके सामने बार बार हमने कहा, हुड्डा साहब अभी मना करके। आप उनको बुलाओ, मौका दो जी। चूंकि कांग्रेस ने इस बात को कहकर कि वोटिंग कीजिए, चर्चा नहीं करनी, इसको लेकर के बाइकआउट किया, और अभय चौटाला ये कहते हुए नजर आए कि आप उनको एक बार बुलाइए, एक बार और मौका उनको दीजिए। इस पूरे मसले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। कि भाई इसमें एक और जोड़ दिया जाए कि कोई भी एमएसपी से कम नहीं खरीद सकता, कोई खरीदेगा तो उसकी सजा दी जाए। अमेंडमेंट पे वोटिंग होनी चाहिए थी, वोटिंग नहीं कराई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब उनकी पार्टी के ही इस बात के हक में थे कि भैया वोटिंग होगी तो हम इनके खिलाफ देंगे, कृषि कानून के खिलाफ। वोटिंग नहीं कराई, फिर सारे हमारे साथी उन्होंने नेम कर दिए, मेरे को और किरण जी को छोड़ के। और जब सब नेम कर दिए, फिर दोबारा हाउस बैठा, तो मैंने फिर स्पीकर साहब से निवेदन किया कि भाई हमारे साथियों को बुलाया जाए और वोट कराई जाए। उन्होंने नहीं मानी, तो हम भी वॉकआउट करके आए। उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत वोटिंग नहीं होने दी, लगता है सही, नहीं तो कोई बात ही नहीं था। एक कायदे कानून की बात है, रूल है,
कि कोई भी रेजोल्यूशन मूव होता है उसमें कोई अमेंडमेंट मूव होती है तो स्पीकर पहले बात करेगा, सेंस ऑफ द हाउस लेगा और वोटिंग कराएगा। वो करा सकता है अमेंडमेंट पे भी, डिस्क्रिप्शन इतनी, और मेन रेजोल्यूशन पे भी। जी हाँ, और हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ करा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए। विजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जेजेपी की तरफ से दलबीर धनखड़ जी बहुत दिन के बाद जुड़े हैं। दलबीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से योगेश ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नमस्कार। सवाल सबसे पहले कांग्रेस से मैं करना चाहता हूं। योगेश जी, ऐसी क्या वजह है या क्या वजह थी कि चर्चा नहीं करना चाहते थे? मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पहले चर्चा होगी उसके बाद वोटिंग करेंगे, तो चर्चा से क्यों बचना चाह रहे थे आप लोग? सिर्फ 2 दिन का ये मांग पत्र रखा गया, समय की कमी थी। योगेश ढींगरा जी, आज तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 12 बजे रात तक भी तैयार हैं, 12 बजे के बाद आप कंटिन्यू कर लीजिए सुबह तक, इसके लिए भी तैयार है। मुख्यमंत्री ने तो स्पष्ट तौर पर विधानसभा के अंदर ये कहा था। आज जो है मुख्यमंत्री सदन में बैकफुट पे, उनको पूरा आभास था यदि वोटिंग हुई तो सत्ता पक्ष के भी, जजपा के भी अंतरात्मा की आवाज पर किसानों की दशा को देखते हुए उसके विरोध मतदान करेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री जी बचना चाह रहे थे। जब सब कुछ हम पहले दिन से कांग्रेस पार्टी कह रही है, इन 3 कानूनों में योगेश ढींगरा जी, एमएसपी की गारंटी और जोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। योगेश ढींगरा जी, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात मान भी लेता हूं कि आप मुख्यमंत्री बचना चाह रहे थे या सरकार बचना चाह रही थी या सरकार बैकफुट पे थी। इसके बावजूद मैं ये जानना चाहता हूं योगेश ढींगरा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। नहीं ढींगरा साहब, एक सेकंड, मैं ढींगरा साहब ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्यों आप चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार थे? चर्चा के बाद तो वोटिंग होनी थी ना, क्यों नहीं तैयार थे? वक्त तो पूरा था, वक्त की कोई कमी नहीं थी। इन 3 कानूनों में इतनी चर्चा हो गई। आज आप देखेंगे अभय सिंह यादव जी ने यदि इसके पक्ष में कहा, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि कुछ खामियां हैं। सोमवीर सागवान जी ने, विधायक जी ने खुद कहा कि किसानों की हालत खराब है। रणधीर सिंह गोलान जी ने कहा फसल ब्यूरो का पोर्टल काम नहीं कर रहा। यदि आज ये वोटिंग हो जाती, सरकार क्यों बच रही थी वोटिंग से? ठीक है, क्योंकि सरकार को ये भय था। विजेंद्र नेहरा जी से जानते हैं, विजेंद्र नेहरा जी, सरकार क्यों बच रही थी वोटिंग से? विजेंद्र नेहरा जी, योगेश ढींगरा जी का सवाल है कि सरकार क्यों बच रही थी वोटिंग से। ठीक है योगेश ढींगरा जी, जवाब लेते हैं विजेंद्र नेहरा जी से। ठीक, बोलिए विजेंद्र जी। साकेत जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही। साकेत जी, जैसे दिन भर हम सभी ने विधानसभा के सत्र की जो कार्रवाई उसको देखा है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है साकेत जी कि सरकार जो कृषि बिल के बारे में ये चर्चा करना चाह रहे थे शुरू में, उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार थी, सरकार राजी थी चर्चा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से इन्होंने डायरेक्ट वोटिंग की जो मांग रखी है और उसको लेके जो इन्होंने वॉकआउट किया है, कहीं ना कहीं साकेत जी आप मान के चलिए कि ये किसानों के विषय में चर्चा नहीं करना चाहते थे। और इस मुद्दे पर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए और बाहर किसानों को ये दिखाने के लिए कि देखिए आपके मुद्दों पे हमने वॉकआउट किया है सदन से। लेकिन सही मायने में किसानों का भला तो साकेत जी तब हो पाता कि जब ये उस पर चर्चा करते, वहां उनकी बातों को रखते और सरकार की बातों को सुनते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि आप अपनी बात कहिए, हमें अपनी बात कहने का टाइम दीजिए। लोकतंत्र में यही एक सही लोकतंत्र की परिभाषा होती है। विपक्ष के नाते जब हम सब बातें सुनने को तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, तो विपक्ष को चाहिए था कि वहां पे चर्चा करें। चर्चा करने के साथ साथ अपनी जो बातें उनको वहां पे रखना चाहिए था साकेत जी। सरकार ने जिस तरह से देखिए महिलाओं को पंचायत में 50% हिस्सेदारी देने का जो काम किया है, इसके साथ साथ पंचायत में उस पे भी आऊंगा को जो लागू विजेंद्र नेहरा जी, मैं उस पे भी आऊंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जब सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि इस वोटिंग के बाद भी सरकार के साथ जो लोग हैं वो सरकार के साथ ही रहेंगे, इसके पक्ष में रहेंगे, तो फिर वोटिंग करा देने में तकलीफ क्या हो रही थी? लेकिन साकेत जी, आपने देखा होगा कि पहले भी हमेशा जिस तरह से विपक्ष की जो मांग रही है, या जब हम लोग विपक्ष में थे उस समय भी सबसे पहले चर्चा होती है, उसी के बाद तो वोटिंग होती है साकेत जी। ऐसा थोड़ी है पहले वोटिंग रिटर्न लॉ थोड़ी है, ये रिटर्न लॉ थोड़ी है, इसमें तो बदलाव तो जब चाहिए तब हो सकता है। रिटर्न लॉ थोड़ी है कि इसी पर चलना है, ऐसा ही लिखा हुआ है।
साकेत जी देखिए, जो स्पीकर साहब हैं वो सदन की कार्रवाई को संचालित करते हैं, वो चलाते हैं, वही अपने हिसाब से डायरेक्शन देते हैं कि कैसे सदन चलेगा। तो उनकी तो मर्यादा इनको रखनी चाहिए थी विपक्ष को। कम से कम स्पीकर साहब जो कह रहे हैं उसको अगर तो मानना विपक्ष चाहिए था। मर्यादा नहीं रख रहा था तो सत्ता पक्ष खड़ा होकर के ये कह देता कि हाँ हम तैयार है, पहले वोटिंग ही करवा लीजिए। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है सदन के अंदर। नहीं, ये नहीं कहा कि पहले वोटिंग करा लीजिए, वो तो यही कह रहे थे पहले चर्चा कर लीजिए फिर वोटिंग करेंगे। नहीं, देखिए उन्होंने साकेत जी बिल्कुल कहा है कि बिल्कुल आप इसमें वोटिंग कराना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले चर्चा तो कर लीजिए। वही तो मैं कह रहा हूं, थोड़ा संयम रखना चाहिए था। वही तो मैं कह रहा हूं, संयम रखना चाहिए था साकेत जी। ठीक है, दलबीर धनखड़ जी, क्या सरकार बैकफुट पर थी इस पर? साकेत जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उनकी टीम कल भी मैदान छोड़ के भाग गई। एक जगह तो कहते हैं सेशन लंबा चलना चाहिए, बीच में छोड़ के क्यों चले जाते हैं? अगर चर्चा हो जाती उसके बाद वोटिंग हो जाती तो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहां जाना था? रहना तो वही था ना। और जब चर्चा पूरी नहीं हो पाती, एक दिन का और समय मिलता, रात को लेट तक चलता, अपनी बातें रख सकते थे, हर विधायक अपनी बात रखता और फिर वोट हो जाती। ये तो बेकार की बातें हैं जी। सरकार ने बिल्कुल ये नहीं कहा वोटिंग नहीं होगी, सरकार ने कहा वोटिंग होगी, पहले चर्चा करेंगे फिर वोटिंग होगी। अरे विधानसभा में आप आए, सेशन 2 दिन का है, 2 के 3 दिन भी का सरकार करना चाहती है, आपकी मांग है ये, फिर आप मैदान छोड़ के क्यों भागते हैं? ये चिंता का विषय साकेत जी। कांग्रेस को अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी कहीं मैदान छोड़ के नहीं भागी। ठीक है योगेश जी, मैं लौट रहा हूँ, योगेश जी मैं आऊंगा, योगेश जी मैं आऊंगा, आपको वक्त देंगे। और मैं तो विपक्ष को देखता हूँ बात रख के भाग जाता है। ठीक है, माननीय अभय सिंह चौटाला जी हो, प्रहलाद कुंडू हो, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, बात रखी भाग के, सुनना क्यों नहीं? अरे ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखो। ठीक है दलबीर जी, मैं लौटता हूँ। ओंकार जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए, एक बार उनका रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद योगेश जी आप ही के पास आऊंगा। ओंकार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो संपर्क उनसे टूट गया है, दोबारा से जैसे संपर्क होगा तो चलेंगे उनके पास। जी योगेश जी बोलिए। हेलो। जब हमारे प्रतिपक्ष के नेता हुड्डा साहब ने कहा कि इन कृषि कानूनों के खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि केंद्र सरकार के कानून के विरोध में प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। जब हमने कहा हम इन तीनों कानूनों को मान लेंगे, आप एक नया कानून का प्रस्ताव विधानसभा में पास कीजिए कि एमएसपी की गारंटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होगी। जो आप ये शब्दों से कह रहे हैं आप देना चाहते हैं तो उसको लिखित में दीजिए और ऐसा कानून बनाइए कि जो ये नहीं देगा सजा का प्रावधान होगा। तो उसमें क्यों सरकार बच रही थी? उस पे भी नहीं चाहती थी प्रस्ताव को। जो कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव रखा उसको माना नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया। वोटिंग चाह रहे हैं, वोटिंग नहीं होने दी। जब विपक्ष ने हमने कहा तो हम सबको नेम कर दिया, हमारे साथियों को, साहब को, किरण चौधरी जी को छोटे 28 विधायकों को। सरकार क्यों बच रही थी? बैकफुट पे क्यों थी? जब सरकार भाजपा के विधायक किसानों के हक में बोल रहे थे, तभी जबान में बोल रहे थे, जब अंतरात्मा पे, अपनी आवाज पे जब वो वोटिंग करते तो सत्य सामने आ जाता। सरकार आज पूर्ण रूप से बैकफुट पे थी, डरी हुई थी, समय को निकालना चाहती थी, इसीलिए वो ऐसा जिद कर रही थी। और स्पीकर साहब ने भी मर्यादाओं को लांघते हुए भाजपा पार्टी का साथ दिया, हमारे सदस्यों को, हमारे विधायकों को नेम किया। नहीं तो वोटिंग होती, सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाता। कौन किसान के पक्ष में है, कौन किसान के खिलाफ है, कौन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का देना चाहता है, उनकी हक की आवाज को मानना चाहता है, योगेश जी एक सेकंड। ठीक है विजय नेहरा जी, क्या वाकई सरकार को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही जो विधायक हैं वो भी इस कृषि कानून के खिलाफ वोट कर दें? जो जजपा के विधायक हैं वो हो सकता था कि इस कानून के अगेंस्ट में चले जाएं। कुछ निर्दलीय ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर के इस बात को कहा है। आपके पार्टी के तो कई लोग ऐसे थे विजय नेहरा जी जिन्होंने पार्टी तक छोड़ दी कृषि कानून के मसले को लेकर। तो क्या सरकार को डर था? साकेत जी देखिए, अभी लगभग 2-3 महीने पहले जो मानसून सत्र का जो पार्ट 1 जो था, आपको ध्यान होगा साकेत जी, उस समय भी इसी तरह से इन लोगों ने हंगामा किया था और इसी तरह से सदन से वॉकआउट करते थे। क्या उस समय भी ये लोग ऐसी बात करते थे? सेंटर में अगर हम बात करें, कांग्रेस का एक नेचर बन चुका है साकेत जी। जब लोकसभा में बहस चली हुई थी उस समय भी इन्होंने वॉकआउट किया था किसानों के विषय पे, आज भी किया है और सेशन जो पहला था उसमें भी किया था। सवाल मेरा ये था ही नहीं साकेत जी, सवाल तो मेरा कांग्रेस से रिलेटेड था ही नहीं। सवाल तो मेरा ये था कि क्या आप अपनों से डरे हुए थे? मैं वही कह रहा हूं साकेत जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी और निर्दलियों का जिनका हमको समर्थन है,
वो सब बंद मुट्ठी की तरह एकदम मजबूती के साथ एक साथ खड़े हुए हैं। और अगर ये वोटिंग भी कराते तो इनके साथ कितने लोगों का समर्थन है। और साकेत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखो आप समझने का प्रयास करें, मैं आपको बताऊंगा कि जब तक किसी चीज को हम बारीकी से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उसके क्या प्लस है और क्या माइनस है, जब सरकार को हमारे माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी उस चीज को उनकी जानकारी देते हैं, उनकी शंका का ये तो उनका आप समाधान अपनों करते को हैं, नहीं उनको समझा बताते पाए, हैं, आप उसके विरोधियों बाद में में क्या आप बात वोटिंग कर करते रहे ना। हैं। लेकिन आप साकेत जी सुनिए, आप अपनों साकेत को जी, नहीं समझा पाए। आप आपके मुझे बताइए। पूर्व विधायक पार्टी छोड़ करके चले गए, कुछ लोग नए आए थे वो छोड़ करके चले गए, जज्बा की तरफ से कोई सिहाग विधायक साहब हमारा नहीं गया। इसके अगेंस्ट में जो बयान गए दे हैं वो चुके पूर्व हैं। विधायक है, विधायक कोई नहीं गया। मैंने पूर्व विधायक कोई विधायक नहीं कहा, गया। आप ठीक से सुनिए, मैंने पूर्व विधायक कहा। श्याम सिंह राणा की मैं बात कर रहा हूं, जो कि पूर्व विधायक, ठीक है, मुझे पता है कि वो विधायक नहीं है। और मैंने ये भी कहा कि कुछ लोग और आए थे जो दूसरी पार्टी से विधायक थे, लेकिन आपकी पार्टी को ज्वाइन किया, और वो भी ढुल साहब भी चले गए आपकी पार्टी को छोड़ करके। तो कई लोग ऐसे हैं जो कि आपकी पार्टी से चले गए सिर्फ इस कृषि कानून को लेकर के। सिहाग साहब ने भी, जेजेपी के विधायक ने भी ये कह दिया कि ये कृषि कानून जो है वो ये किसानों के लिए तो बिल्कुल एक काला कानून है। इस तरह की भी बातें सामने आ गई। लेकिन ओंकार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। ओंकार जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ओंकार जी, सवाल आपसे ये है कि क्या कांग्रेस का वॉकआउट एक ड्रामा था? क्या भारतीय जनता पार्टी का पहले वोटिंग ना कराना क्या एक डर था? ये दोनों ही सवाल आपसे। सबसे बड़ी बात है, अब ये अधिनियम तो बन चुके हैं। बीजेपी कहती है कि चर्चा करवाना चाहती है। चर्चा किस चीज की? सारी दुनिया को पता है कि ये कृषि बिल किसान विरोधी है। अब तो इसमें वोटिंग की जरूरत है। अगर मेरे बीजेपी के भाई प्रवक्ता कहना चाहते हैं हम वोटिंग करवाने के लिए तैयार हैं, तो कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया? ये वही कांग्रेस जिसने 2012 में ये बिल लेके आई थी, तब इन्होंने विरोध किया था। तो बात कहने की दोनों ही मैच फिक्स लगते हैं मेरे को। इन्होंने सिर्फ समय बर्बाद करना था विधानसभा का, वो किया। और एक चीज मैं जो विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, आज बीजेपी ने जो बिल पास किया 75% वाला, नौकरियों में 75% के आरक्षण वाला, उसके ऊपर मैं आना चाहूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामेबाजी और दिखावा है 75% का। आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, और बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं को भी मालूम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 50% की सीमा फिक्स कर रखी है। एक बार तमिलनाडु ने 60% कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस 50% कर दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा मैक्सिमम फिक्स कर रखी है, तो ये 75% ला के सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। दूसरा, ये उद्योगों की बात करके हैं, ये जो एक्ट है ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगों पे ही लागू है, और बड़े उद्योग सिर्फ गुड़गांव, मानेसर, कुंडली और फरीदाबाद में है, जबकि अंबाला, यमुनानगर इन क्षेत्रों में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। तो ये कैसे युवाओं को रोजगार देंगे? और फिर सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि जो आप फैक्चुअल बात कर रहे हैं ओंकार जी, जो आप फैक्चुअल बात कर रहे हैं, एक बार मैं धनखड़ जी के पास चलता हूँ। दलबीर जी इसका जवाब दीजिए। आ रहा हूँ ओंकार जी, आऊंगा ओंकार जी आऊंगा आपका। दलबीर धनखड़ जी। साकेत जी, हैरानी होती कई बार ऐसी बातें सुन के। आरक्षण नौकरियों में 75% का कानून सरकार ने हरियाणा ने बना दिया है। 50 रुपए से कम की नौकरी पाने वाले बच्चों को, युवाओं को उसमें आरक्षण दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा साकेत जी, मेरे भाई जो बात कर रहे हैं, ये आरक्षण इसीलिए बना कि इसमें 10% का प्रावधान इसलिए रखा जिले का, ताकि दूसरे जिलों को भी मौका मिले। इनको शायद पता नहीं, जो सर्वोच्च न्यायालय ने लिमिट फिक्स कर रखी है उसका क्या करोगे? जिस जिले में इंडस्ट्री है, बाकी की पूरे हरियाणा से ले जाएंगे। मेरे भाई की मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां तक कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कोई भी कानून धराशायी नहीं हुआ है। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु ने 60% किया था, उसका कानून धराशायी हो गया था। सुनिए, पहले से नहीं जुड़े थे। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का जिक्र भाई साकेत ने पहले से किया था। आपको शायद पता नहीं, आप सुन नहीं पाए इस बात को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 75% आरक्षण 50,000 रुपए से मासिक तनख्वाह से कम वालों के लिए, पूरे हरियाणा के युवाओं के लिए। हरियाणा के युवाओं को मैं वही बात पे आना चाहता हूँ साकेत, मेरी बात पूरी हो गई। नंबर 2, मेरी बात पूरी हो गई। थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, जो आप बार बार एक बात करें, वोटिंग का मौका विपक्ष के पास। ठीक है दलबीर जी, एक सेकंड। दलबीर जी एक सेकंड। दलबीर जी एक सेकंड। डिबेट होनी चाहिए। ठीक है दलबीर जी एक सेकंड। ठीक है, ठीक है दलबीर जी, ठीक है। ओंकार जी बोलिए। मेरी बात पूरी हो गई। ओंकार जी बोलिए। जी,
ऐसा तीसरा पॉइंट में बता रहा था, इन्होंने बोला कि जो आरक्षण है 50,000 से कम तनख्वाह वालों को लागू होगा। इसका मतलब आप हमारे हरियाणा के युवाओं को सिर्फ क्लर्क तक रखना चाहते हो, उनको कोई एग्जीक्यूटिव नौकरी नहीं मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी नहीं मिलेगी, आप उसको सिर्फ क्लरिकल की पोस्ट तक सीमित रखना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात है, उद्योग तो हरियाणा में उतना ही है, जब तक आप उद्योग नहीं बढ़ाओगे रोजगार कैसे पैदा करोगे? उन उद्योगों में पहले तो जो लोग लगे उनको क्या निकाल दोगे आप? ओंकार जी ठीक, बहुत मुश्किल सी बात है। विजेंद्र नेहरा जी जवाब देंगे, विजेंद्र नेहरा जी जवाब देंगे। देखिए साकेत जी, पहले तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि भाई कोई जो हरियाणा प्रदेश के हित का काम है उसमें तो कम से कम आप सहयोग और सपोर्ट करें। इस तरह से नकारात्मक और नेगेटिव बात अगर करेंगे आप एक चीज बताइए, इसीलिए तो अरे सुनिए सर, सुनिए जनाब, इसीलिए ओंकार जी ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है, आप अपने नंबर पे बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता कभी भी। हाँ। मैं आपको बताना चाह रहा था साकेत जी, इसीलिए इन लोगों की हालत 90 में से लेते कि एक आई है कि छोड़िए उस बात को, ये कमियां ढूंढ रहे हैं, मुद्दे पर आइए, ये कमियां ढूंढ रहे हैं। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ साकेत जी। मैं इनको बताना चाह रहा था, एक तो धनखड़ जी ने जवाब दे दिया इनको कि एक जिले से 10% का नियम है। अब ये कह रहे हैं कि 50,000, अरे 50,000 कम होते हैं क्या? आप एक चीज बताइए। इसके साथ साथ जो इन्होंने जाति की जो बात की है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो साकेत जी जातिगत आरक्षण के बारे में है, वो नौकरियों के बारे में नहीं है। ये गलतफहमी पैदा कर रहे हैं डिबेट में बैठ के। अरे नहीं है नौकरी के बारे में, आप बैठे हैं झूठ बोल रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो जातिगत आरक्षण को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। आप क्या बात कर रहे हैं? हम नौकरी के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? बैठ के झूठ बोल रहे हैं टीवी पे। आप इन लोगों का काम का यही है, जातिगत भ्रम फैलाने का काम है आप लोगों का। ठीक है, 75% आप नहीं चाहते हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले? ठीक है, आप ठीक है नेहरा जी, ठीक है। योगेश ढिंगरा जी, योगेश ढिंगरा जी बोलिए, योगेश ढिंगरा जी, ठीक है, ठीक है, योगेश ढिंगरा जी। मेरे भाजपा साथी और जजपा के साथी जब भी कोई बात होती है कांग्रेस का नाम लेकर अपनी बात कहने से बचते हैं। आज भाजपा ने हरियाणा विधानसभा में वही किया जो राज्यसभा में किया। जिस तरह से राज्यसभा में बिना वोटिंग के कानून बना, आज जब कानूनों पे चर्चा की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं ये कानून बन गए हैं, भारत सरकार के कानून है, इनके विरुद्ध प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। जब विपक्ष खुद मांग कर रहा है वोटिंग की, जब ये श्योर थे, जब इनको लगता है हमारा बहुमत पूर्ण है, तो क्यों बचे ये वोटिंग से? रही बात 75% की, जो ये कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बरगलाने के लिए है। ये बात करते हैं 10% कैप की हर जिले में। क्या 22 के 22 जिलों की जनसंख्या अनुपात 1 है? कहां फरीदाबाद में 20 लाख, ठीक है, एक दूसरे मसले पर धनखड़ जी का एक रिएक्शन चाहिए मुझे, एक दूसरे मसले पर दलवीर धनखड़ जी का रिएक्शन। दलवीर धनखड़ जी, जब सवाल आपको भी याद होगा कि जब पंचायतों के चुनाव के लिए एजुकेशन एक क्वालिफिकेशन को एक दायरा, एक कानूनी पहलू बना दिया गया था, तब आप लोगों ने कहा था कि ये ठीक नहीं है, इसको एमएलए के जो विधायकी के चुनाव होते हैं वहां पर भी अप्लाई करना चाहिए, एमपी का चुनाव होता है वहां पर भी अप्लाई करना चाहिए। अब राइट टू रिकॉल लेकर के आप लोग आ गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि राइट टू रिकॉल ये विधानसभा पर भी लागू होना चाहिए, ये संसद पर भी लागू होना चाहिए, और साथ ही साथ जो महिलाओं को 50% आरक्षण, ये तो आप लोगों को, अपनी पार्टी को भी आप लोग नहीं देते अपनी पार्टी के अंदर, क्या वहां पर लागू नहीं होना चाहिए? साकेत जी, मैं पहले आपके सवालों का जवाब देता हूं। कांग्रेस के मेरे मित्र बोल रहे थे, उनका भी मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारे देश का 3 टायर सिस्टम है। सिस्टम ये है, ये आने वाले समय में रिकॉल का जो वायदा था, जननायक ताऊ देवीलाल चौधरी, देवीलाल जी एक बात कहा करते थे, देश में ऐसा कानून आना चाहिए जो वापसी बुलाने का कोई ऐसा सिस्टम बने। ये उनका सपना साकार हुआ है। जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल के विचारों से बनी हुई पार्टी है। हम इसमें खुशियां जाहिर करते हैं, अच्छा मानते हैं उनका। ये हमने लागू कराने का काम किया, हरियाणा की सरकार ने इसको लागू करने का काम किया। महिलाओं की आजादी, इस देश में जब से देश में आजादी आई है, हर कोई चाहता, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, आधी आबादी को बराबर का दर्जा मिले। ये सिस्टम यहाँ से शुरू है। हमारे देश में 3 टायर सिस्टम है, यहाँ से शुरू होगा तो धीरे धीरे आगे भी बढ़ेगा। साकिब भाई, आप मानते हो इस बात को? इस पर और व्यापक चर्चा की जरूरत है कि आखिर इन तमाम चीजों को पंचायत से लागू करके क्या एक शुरुआत हो रही है, या ये एक जिम्मेदारी का निर्वाह बस किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।